सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे हम लोग ना। So till now we have revised what was the last topic? Resistance we had done. Electric current. Electric current was the last topic what we had revised. Yes. What higher potential, lower potential? What is the definition of electric current and how does current flow in a wire and what is the direction of electric current? I had not discussed with you all. Yes. That is the thing I am saying, that I had discussed about how does current flow in a wire and what should be the direction of electric current and what we actually take. In fact, we should take the direction of electric current from negative terminal to positive terminal as there is flow of electron. This should be the direction of electric current, but we take the wrong direction of electric current. We take the opposite direction from electron only to satisfy the concept of potential. We actually want to show that the flow must be from higher to lower. That's why as we have assumed that positive should always be more or positive should always be higher and negative should always be lower, means less. That's why we take the direction of electric current from higher potential to lower potential. ये पता है हमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये पता है हमें कि करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होना लेना चाहिए, फिर भी हम लोग करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लेते हैं क्योंकि फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी है, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी है और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार फ्लो हमेशा हायर टू लोअर हो सकता है। जैसा कि हम लोग हीट में देखे हैं कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करता है, या फिर हम लोग वाटर के फ्लो को देखते हैं हमेशा हायर टू लोअर वो फ्लो करता है। तो इस फ्लो के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग करंट का डायरेक्शन अपोजिट दिखाते हैं, करंट का डायरेक्शन गलत दिखाते हैं, करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम? क्या एक्सेप्शन बना दिया जाएगा? केमिस्ट्री नहीं ना है कि एक्सेप्शन बनाया जाएगा हर चीज को, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चा। इसका प्रॉपर देखो, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई एक फिक्स, जैसे मेटल के बारे में आप पढ़ते हो कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। अब आपको कोई एक मेटल मिल गया जैसे मरकरी जो कि लिक्विड होता है, तो आप उसको एक्सेप्शन बोल दिए। यहां पे ऐसा कुछ थोड़े ना है कि बहुत सारी चीजों को फ्लो बताया जा रहा है और इसको एक्सेप्शनल करंट आप बोल देंगे। यहाँ पे नॉर्मल सा बात है कि दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक कॉन्सेप्ट कहता था कि फ्लो हायर टू लोअर होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको दिखाना है, तो इलेक्ट्रॉन वाले को इग्नोर कर दिया गया और पोटेंशियल वाले को ले लिया गया। और वैसे भी ये जो चैप्टर है, ये जो पूरा ब्रांच है वो पोटेंशियल से रिलेटेड है। हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का फ्लो मायने रखता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मायने रखता है, लेकिन अगर आप उल्टा ले लेते, मींस कि अगर आप सही डायरेक्शन दिखा रहे होते, अगर आप इसको दिखाते कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो फिर कॉन्सेप्ट जो है आपका फ्लो का या फिर पोटेंशियल का वो गलत हो जाता और फिर प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है करंट दो टाइप का होता है। टॉपिक में नहीं लिखने वाला हूं, ऑलरेडी आप कॉपी में लिखे हुए हैं। फर्स्ट को आप ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और सेकंड को डायरेक्ट करंट कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर आप ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से स्केच करते हैं हम लोग, और डायरेक्ट करंट का आप ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से स्केच करते हैं हम लोग। यहां से ये आपको नजर आ रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, फिर सेकंड हाफ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मींस द करंट चेंजेस इस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। ऑल्टरनेट का मतलब ही, ऑल्टरनेटली का क्या मतलब होता है? सपोज अगर आपसे कह दिया जाए कि नेक्स्ट वीक से आपका क्लास ऑल्टरनेट होगा, तो इसका आप ये मतलब समझेंगे कि सर मंडे ऑल्टरनेट या ट्यूसडे ऑल्टरनेट। मैंने कहा मंडे ऑल्टरनेट, तो आप ये समझेंगे मंडे आना है, ट्यूसडे नहीं आना है, वेडनेसडे आना है, थर्सडे नहीं आना, फ्राइडे आना है, सैटरडे नहीं आना। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, फिर सेकंड हाफ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। लेकिन डायरेक्ट करंट जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करता है। आप जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं या फिर पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन जो सेल या बैटरी से आप लेते हैं करंट वो आपका
डायरेक्ट करंट होता है। तो करंट दो टाइप का, एसी एंड डीसी। एसी इज alternating current, DC is direct current. Alternating current, the current which changes its direction continuously is called alternating current, and the current which flows in only one direction is called direct current. इसके बाद आपको ये जानना था कि करंट जो है, करंट से रिलेटेड करंट का डायरेक्शन है, सब कुछ तो बता ही दिए थे आपका। 3 डिवाइस है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। गैल्वेनोमीटर लास्ट ईयर आ चुका है, मैंने आपको बताया था, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था गैल्वेनोमीटर का फंक्शन। वोल्ट मीटर और तीसरा आमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बताता है विच डिटेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ करंट, कहीं पर करंट है या नहीं है, ये हमें बताता है गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, आमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको सिर्फ ये बताता है कि वहां पे करंट है या नहीं है, ये आपको बता रहा होता है यस और नो। इसमें निडल लगा होता है, अगर निडल रिफ्लेक्ट करने लगा तो करंट फ्लो कर रहा है। जैसे आप देखे होंगे जो भी मैकेनिक आपके घर पे आता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आपका खराब हुआ है तो सबसे पहले वो गैल्वेनोमीटर ही लगाता है। वो एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें निडल निकला हुआ होता है इस तरीके से, और अगर ये निडल डिफ्लेक्ट करने लगा तो फिर वो ऐसा बताता है कि करंट तो पास कर रहा है, और अगर निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मींस करंट पास नहीं कर रहा है। लेकिन करंट कितना पास कर रहा है, हाउ मच करंट इज बीइंग फ्लोन, वो नहीं पता चल पाता। तो कितना करंट पास कर रहा है उसके लिए आप एमीटर यूज करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में किसी 2 पॉइंट के बीच का कितना है वो मेजर करता है वोल्ट मीटर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग सबसे लास्ट क्लास, इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि वोल्ट मीटर को हमेशा और हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जबकि एमीटर को हम लोग हमेशा और हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में ही कनेक्ट होता है क्योंकि इसका तो भी तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इसको सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसे पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, और अगर रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसे कनेक्ट कीजिए सीरीज में। बात है कि रेजिस्टेंस है क्या। इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, सबके पास ये प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपोज करता है करंट के फ्लो को। हाँ, क्या आता है मेरे को फिर से बताइए प्लीज। देखो एक्चुअली वो वाला जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाता है। इन केस अगर इस साल लॉकडाउन आपका चल रहा है और प्रैक्टिकल नहीं होता है तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। और इन केस अगर आता है, आप एक काम कर देना, मेरे को वो फोटोग्राफ खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि क्या चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कराना चाहते हो। एक तो वो रीडिंग निकालने के लिए देते हैं, तो वो तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में गैल्वेनोमीटर का कंप्लीट आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताया जाएगा। फिर भी अगर कुछ ऐसा बोर्ड का क्वेश्चन आप देखे हैं जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कर देंगे आज रात में। आगे बढ़ते हैं। वैसे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। रेसिस्टेंस किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी में ऐसा प्रॉपर्टी होगा कि ये बॉडी, इसके अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके फ्लो को वो रोकने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो रोक देगा, लेकिन वो रोकने की कोशिश करेगा। इसी प्रॉपर्टी को आप रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन। मैकेनिक्स में जब आप क्लास 8 में थे या 9th में, तो आपको बताया गया था कि सरफेस में एक प्रॉपर्टी होता है या बॉडी में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आप फ्रिक्शन कहते हैं। आपके टेबल पर बुक रखा हुआ है, अगर आप बुक को स्लाइड कराने की कोशिश कीजिएगा तो टेबल का जो सरफेस है वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि रोक देगा, लेकिन वो रोकने की कोशिश करेगा। इसी को आप फ्रिक्शन कहते थे, और या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहते थे, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते थे। तो ये प्रॉपर्टी है। जैसे गाड़ी रोड पे चलती है तो रोड उसको उल्टा डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करता है, और जहां पे अपोजिशन होगा वो हमेशा उल्टा डायरेक्शन में होगा। अपोजिशन सीधा डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। आप राम मंदिर बनाने की बात करेंगे तो अपोजिशन वाले मस्जिद बनाने की बात करेंगे, जस्ट अपोजिट।
तो ये अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो ये इस तरफ रेसिस्टेंस आपका लगेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर मोशन आपका इस डायरेक्शन में है तो ये फ्रिक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मींस अगर राइट के डायरेक्शन में मोशन है तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और रेसिस्टेंस बॉडी का प्रॉपर्टी है, दुनिया में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं जिसका रेसिस्टेंस जीरो हो, हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही होता है। और इसी वजह से हमारा बहुत सारा करंट इटअप हो जाता है, बहुत सारा करंट बर्बाद हो जाता है। जितना करंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पावर हाउस में, उतना करंट हम तक, हमारे घर तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आप उसको लेके आएंगे वायर से, वायर का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसकी वजह से बहुत करंट बर्बाद होता है। फिर हमारे घर में भी अलग अलग एप्लायंस में अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, तो बहुत सारा करंट हमारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम रेसिस्टेंस हमें फायदा भी होता है। जैसे सपोज किया जाए हमारे घर में अगर एक्सेस करंट आने लगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने लगा, तो फिर करंट के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए, करंट के वैल्यू को कम करने के लिए, करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग रेसिस्टर लगा देते हैं, और फिर उससे आपका करंट एडजस्ट हो जाता है। एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस, जिस बॉडी का कंपैरेटिवली रेसिस्टेंस ज्यादा हो उसे आप रेसिस्टर कहते हैं, जो मार्केट में आपको मिलता है। आसानी से आपको मार्केट में 5 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का, 20 ओम का रेसिस्टर मिल जाता है, और ये वो मटेरियल है जिनका रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस जो होता है R इज इक्वल टू V बाई I होता है, और इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, और इसको R से आप रिप्रेजेंट करते हैं जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो दिस इज अबाउट रेसिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस the flow of electric current through it is called resistance. Suppose this is a body and we are trying to flow current through it. So whenever we connect this body through a circuit, means through a cell, through a key, through a proper circuit, then whenever electrons want to move in this body, then there is a property of this body which opposes the flow of electric current. Maybe current will flow, may not current will flow. That is something different. But there is a property which will actually want to oppose, which will restrict, which will create opposition to the flow of electric current, and this opposition, this restriction, this obstruction is called resistance. Resistance depends on 4 factors. This question is very important for your boards as well as for your school exam. Resistance depends. First, I had discussed you earlier that the question mentions that write the factors on which resistance depends, but you are supposed to write how it depends. In any question in physics, if they ask you write the factors on which some physical factor depends, you should not only write the factors, you must write the factors as well as how it depends, whether it is directly proportional or inversely proportional. This is the way to fetch the full marks. So at least whenever you make your copy informative, whenever you write something extra, then examiner get impressed that the student has more knowledge, the student has concept clarity, and they will get definitely happy and they will give you full marks. So first, resistance depends on length, and resistance is directly proportional to length of the conductor. Means if we increase length of the conductor, resistance will also get increased, and if we decrease length, resistance will also get increased. I again repeat that this is the factor on which resistance depends, and resistance of conductor, I am not talking about semiconductor, directly proportional length, however it may differ or may not, but the topic is the factors on which resistance of a conductor depends. First factor is length. Resistance is directional to length. If we double the length, resistance will also get doubled, and if we halve the length, resistance will also get halved. Second, area of cross section. Area of cross section means unit area. Suppose this is our classroom, then the unit length and unit breadth, the product of unit length and unit breadth will known as area of cross section. Suppose this is a body, then this area will known as area of cross section. And if we increase area of cross section, resistance will be decreased, and if we decrease area of cross section, resistance will be increased. Is that okay in English, or any problem do you have? देखो होता क्या है ना, इंग्लिश अगर आप फास्ट बोल, एक तो इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है कि आप फास्ट नहीं बोले तो बोलने का कोई फायदा नहीं है, बिहारी टंग आना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि रिवीजन क्लास जनरली हम लोग इंग्लिश में पूरा ले लेते हैं,
क्योंकि जल्दी में सब कुछ कवर हो जाता है, आप चीजों को पहले से जान रहे हैं। अगर हम आपको ऐसे बोले कि किसी कंडक्टर को हिंदी में क्या होता है, चालक, किसी चालक का प्रतिरोध क्रॉस उसके क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो सही होगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब ये है कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं इसको, मैं बस आपको एक पॉलिशिंग कर रहा हूं। तो फास्ट कवर करने के लिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, फिर भी अगर आप बोले तो मैं उसको हिंदी कर लूंगा, एटलीस्ट इंग्लिश कि ओके है। सही है? सही है? Okay, so if we double the area of cross section of a conductor, the resistance will get halved, and if we halve the resistance, the area of the cross section of any material or any conductor, the resistance will get doubled. Third topic is very important, resistance is directional to temperature. If we increase temperature, resistance of the conductor will increase, and if we decrease temperature, resistance will be the conductor of decrease. This line is very important when we will be discussing about Ohm's law. Why does the temperature keep constant in Ohm's law? Whenever we revise the chapter, you must interlink the topics. यहीं पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा यही वाला तो फैक्टर था, यही तो एक्चुअली आंसर था उस क्वेश्चन के जहां पे आपसे पूछा जा रहा था कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखते हैं ओम्स लॉ में. एंड लास्ट वन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन nature of material, means if we change the material, resistance will also be get changed. Means copper will have different resistance, plastic will have different resistance, gold will have different resistance, all the silver will have different resistance, all the material will have different resistance. There is no any there is no two bodies having same resistance. All the material have different resistance. So these are the four factors, and this is very favorite area of CBSE. They ask simultaneously, they ask the question regularly, they ask the question from this area. In fact, sometimes they give you MCQs related to this. Suppose they will ask, if we double the area of cross section, what will happen with resistance, and there will be option, it will also get halved, it will get doubled, there is no effect, and both A and B. So you have to choose the correct option. If you have the good idea about these four factors, you will able to answer. So I repeat again, resistance of the conductor depends on four factors. Resistance is directional to length. Second, resistance is inversely proportional to area of cross section. Third, resistance is directional to temperature. And fourth, resistance depends on nature of material. Thereafter, after resistance, we must discuss about resistivity. And about resistivity, as you all know that resistivity is just like resistance. Suppose we all know that resistance is proportional to length of the conductor, and resistance is inversely proportional to area. If we imagine it as equation 1 and equation 2, by combining equation first and second, we get. So resistance is proportional to length by area, and you all know that directly proportional, if you want to directly proportional to N2 is equal to, we need to take a constant term, and here constant term rho is taken, which is known as resistivity. So we can convert this as rho is equal to R into A by L. So this is resistivity, this rho is resistivity, and how can we define it? Resistivity is just resistance, because this is equal to this. When we take this as 1 unit and this as 1 unit, if the area of cross section is 1 unit, the length is 1 unit, this will both cancel, and resistance will be equal to, resistivity will be equal to resistance. Means how will we define it? Resistivity is the resistance of any material having unit length and unit area of cross section. So resistivity will not depend on area of cross section, resistivity will not depend on length, because here in the definition we discussed that the area of cross section is unit and the length is also unit. So you are not supposed to write that it depends on area or it depends on length. Sorry? Okay. What I am saying, that we know that R is equal to L, R is equal to area. When we combine, we get this. Directly proportional is converted into is equal to then we put a constant term. Thereafter we write rho is equal to R. This is area into A, and length is in division.
So if you take this as 1 and if you take this as 1, then resistance and resistivity both gets equal together. Means resistivity is equal to resistance when the area is 1 meter square and length is 1 meter, because you have to write all the things in SI unit. So resistivity is equal to resistance when the area is unit, means area is 1 meter square, and length is unit, means length is 1 meter. Resistivity is not always equal to resistance. If you take the area as 5 meter square or length as 10 meter, then it will not be equal to. That's why I had told you that in your book, in your textbook, in your study material, in your notes, everywhere they give you the table in which they discuss about resistivity of different materials. They will never discuss about resistance of different materials. No, if I ask you what is the resistance of copper, you cannot answer, because the resistance of copper of 5 meter length is different from the resistance of copper of length 10 meter. Are you all getting me? So when we change the length, resistance gets changed. When we change the area of cross section, resistance gets changed. But here it will not be changed. If someone asks you what is the resistivity of copper, you can answer it easily. It is given in your book. I don't remember, मेरे को नहीं याद, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, सबका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है. रेसिस्टिविटी निकालना इसलिए आसान है क्योंकि वो यूनिट एरिया ले रखे हैं और यूनिट लेंथ ले रखे हैं. लेकिन अगर आप रेसिस्टेंस निकालने लगेंगे तो 5 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, 10 मीटर का कुछ और होगा, 5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कुछ और होगा, 10 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ और होगा. तो ये दो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब अगर इसके बाद आपसे कहा जाए कि रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो दो ही फैक्टर होगा आपका. रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर. तो नेचर ऑफ मटेरियल पर तो हर कुछ डिपेंड करता है ना. आप आगे मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ें तो आप देखिएगा कि अगर आप मटेरियल ही चेंज कर देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाता है ना. तो दैट इज वेरी कॉमन थिंग. डेंसिटी चेंज हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो जाती है मटेरियल चेंज करने पर. एक याद रखना आपको कि टेम्परेचर पे, तो कई बार आपसे जैसे पिछले या उसके पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी. So resistance is the property of a body due to which it opposes the flow of electric current through it, and resistivity is the resistance of material having unit length and unit area. SI unit of resistance is ohm, but SI unit of resistivity is ohm meter, as there is ohm, area meter square, length meter. This is ohm meter. And next difference is resistance depends on 4 factors known as length, area of cross section, nature of material and temperature. But resistivity depends on only 2 factors. First, temperature, and second, nature of material. Whenever we increase or decrease temperature, resistivity gets changed, and whenever we change the material, resistivity gets changed. In fact, what I was discussing, that in your textbook, whatever the publication is, it is discussed that the factors on which it is discussed there is a list which discusses that what is the resistivity of copper, what is the gold, what is of the aluminum, what is of the copper. So they give you the resistivity of different materials because it depends on nature of material. And second, they give you temperature. What I had told you, that there is a list, and in the above the list they write that at 20 degrees Celsius or at 0 degrees Celsius. So if you change the temperature, the value gets changed. So how I found the SI unit of resistivity? I actually used this formula. Resistivity is equal to R into A upon L. The SI unit of resistance is ohm, area meter square, length meter. So we get this ohm meter as SI unit of resistivity. So this is resistivity. Resistance, you will define the property of a body due to which it creates hindrance in the flow of electric current through it. But the resistivity, the resistance of a material having unit length and unit area is called resistivity. Resistance is represented by capital letter R. Resistivity is represented by Greek letter rho. Thereafter, we have to discuss conductance and conductivity. Conductance, as I was saying, that there is a property in every body
by which it opposes the flow of electric current. At the same time, there is another property in every body by which it allows electric current to flow through it, by which it supports electric current to flow through it. Suppose, as I was saying, that if this is a body and when we try to connect it with a circuit and when current flows through it, there is a property in the body by which it opposes. No matter it really opposes or not, no matter it really stops or not, but it it tries to oppose flow of electric current. It actually does not want to flow electric current through it. At the same time, there is opposite property of a body. Whenever we connect this body through a circuit, there is a property in the same material by which it allows electric current to flow through it. It actually wants to make the electric current flow through it. Actually, this is very big controversy now. At the same time, I am saying that there is a property by which it wants to stop the current. It wants to restrict the current. It does not want that current should flow through me. And at the same time, I am saying that it allows electric current. It just wants to make the current flow through it. Actually, this happens. This property exists in every body. Actually, this property decides whether the body is conductor or non-conductor. What I had discussed you earlier, that in this class you are not supposed only to know that the body in which current flows easily is called conductor, and the body in which current does not flow is called non-conductor. This thing you have studied in class 7th and 8th. Right now you are supposed to know, you are supposed to understand that if current flows through a body, why does it flow? And there you will be able to define, you will be able to understand anyone that if the resistance is less and conductance is more, definitely it will allow more, it will restrict less, and current will flow. If someone asks how does it happen, then you will say that there is free electrons. So that is very important to understand that different type of materials are there and why they are different, why something is conductor and why something is insulator actually lies in this. If resistance and conductance, if you all know the difference between resistance and conductance and the concept of resistance and conductance, it will be very easy to understand anyone about conductor and non-conductor. However, we will also discuss semiconductor and superconductor, but before that, what I was saying, that every body has a property to make current flow through this, and this property is known as conductance. Conductance is represented by capital letter G, and simply you can write conductance is equal to 1 upon resistance, because this is just opposite property of resistance. Means a body having more resistance will less conductance, and body having less resistance will have more conductance. What I am saying, you can define easily that conductance is the reciprocal of resistance. Resistance 1 by ohm, and this is per ohm, and this is known as mho and also known as Siemens. Mho is traditional SI unit, Siemens is modern SI unit, but you have to know both. Conductance, the property of a body due to which it allows electric current to flow through it is called conductance, or the reciprocal of resistance is called conductance. Clear? Thereafter, conductivity comes, and just like reciprocal of resistance is called conductance, the reciprocal of resistivity is called conductivity. So conductivity is equal to 1 upon resistivity. How will you find its SI unit? You will write 1 upon ohm meter, means per ohm per meter, and per ohm is known as mho per meter. This is also known as Siemens per meter. So just opposite, the reciprocal of resistance is called conductance and the reciprocal of resistivity is called conductivity. SI unit you must know because they may ask to you. Thereafter, a very important topic, what are the differences between conductor, non-conductor, semiconductor and superconductor? This is conductor, this is non-conductor,
this is semiconductor and this is superconductor. So whenever you define conductor, you write the substance or the material having more conductance and less resistance. Here more resistance, less conductance. Here conductance or resistance between conductor and non-conductor. About superconductor we will discuss at the last. So here, of course, you all know that what is conductor and what is non-conductor. You all know that the substances through which current flow easily are called conductors, and the substances through which current does not flow are called non-conductors. And the material between conductor and non-conductor are called semiconductor. But here, what I am discussing, that why does the current flow through a conductor, means what is the property in a conductor which makes the current flow through it. Then you will write that there is more conductance in a conductor and less resistance, but in non-conductor there is more resistance and less conductance. आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा, फिर से बोलिए प्लीज. क्या सेमीकंडक्टर? आ रहा है. तो जिस बॉडी से करंट पास करे उसे आप कंडक्टर कहते हैं, जिससे करंट पास नहीं करे उसे नॉन कंडक्टर कहते हैं. और जिस बॉडी से करंट पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसके कि किस कंडीशन में आप उसको करंट पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप सेमीकंडक्टर कहते हैं. मींस कंडक्टर से आप सिर्फ करंट को पास करा सकते हैं, नॉन कंडक्टर से आप करंट को रोक सकते हैं, सेमीकंडक्टर से आप पास भी करा सकते हैं और रोक भी सकते हैं. इन तीनों मटेरियल में बेस्ट कौन है? क्यों? ओके, और कुछ? बिकॉज इस बॉडी से आप सिर्फ करंट पास करा सकते हैं, इससे सिर्फ करंट को रोक सकते हैं, लेकिन इसमें जैसी जरूरत है, जब जरूरत है करंट पास कराया जा सकता है और जब जरूरत है उसे रोका जा सकता है. तो इस वजह से सेमीकंडक्टर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है. मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th में आपके लिए एक अलग चैप्टर मिलेगा सेमीकंडक्टर, जहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सब कुछ बताया जाएगा. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कंडक्टर वैसे मटेरियल है जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस कम होता है. तो अब नया सवाल ये आता है कि कंडक्टर का कंडक्टेंस क्यों ज्यादा होता है या नॉन कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्यों ज्यादा होता है. और इसका आंसर हम लोग ये जानते हैं कि यहां पर मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऐसा ही है ना? यहां पे क्या होगा? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, लेस नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन. और यहां पे होगा लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. देखो आप याद करो, लास्ट डे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी बॉडी से करंट कैसे पास करता है, और आपको यह बताया गया था कि आप वो बॉडी को मैग्नीफाई करके देखो, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन जब आप उसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में अरेंज कर दिया जाता है और फिर हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है. तो अरेंज आप उसी को कीजिएगा ना जो फ्री हो. जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां पे अरेंज किसको करेंगे आप? जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका समर वेकेशन है, आप इधर उधर मूव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रांची जाए, आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है वो आगरा जाना चाहता है, आपकी बहन है वो सिंगापुर जाना चाहती है, आपका एक और भाई है वो हिमालय जाना चाहता है, और एक आपकी दादी जी जो अयोध्या जाना चाहती हैं. अब मम्मी जी को नानी घर जाना है, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब क्या होगा कि पापा जी आए या दादाजी आए हाई पावर, और वो बोले गांव चलना है, सबका तबीयत मतलब कुछ जरूरी काम है, पूजा है, ऐसा कुछ, तो सब एक तरफ मूव करने लगे. सब मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समर वेकेशन था, क्योंकि सब फ्री थे. अगर सबका एग्जाम चल रहा होता, सब ऑलरेडी परेशान होते, तो कोई नहीं जाता ना. तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तो आप भगा सकेंगे. कि करंट अगर फ्लो करता है तो करंट में आप, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आप कह रहे हैं कि करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करता है तो कौन फ्लो करता है? प्रोटॉन करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन करता है. और इलेक्ट्रॉन भी कौन सा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, या कोर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये सब कुछ आप जानते हैं.
केमिस्ट्री में आपको बताया गया। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को भगाया जा सकता है, जो फ्री है ही नहीं उसको कहां से भगाएंगे। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए कंडक्टेंस ज्यादा है और रेसिस्टेंस कम है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए रेसिस्टेंस ज्यादा है और कंडक्टेंस कम है। और यहाँ पे कम है फ्री इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा एनर्जी देके इसको करंट मतलब पास कराया जा सकता है, और अगर एनर्जी नहीं देंगे तो करंट नहीं पास कराया सकता है। तो इसमें दोनों काम हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप जानते हैं, सारे ही मेटल को आप डाल दो, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, जो भी आप जानते हैं मेटल, यहाँ पे सारे नॉन मेटल को डाल दीजिए। जस्ट लाइक आप क्या डालेंगे, और नॉन मेटल ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो डाल ही सकते हैं, बाकी इधर प्लास्टिक डाल दो। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करो तो वुड डाल दो, रबर डाल दो। देख रहे हो कितना आसान है फिजिक्स, जो मन में आ रहा है बोलते जाओ और लिखते जाओ, हो गया। मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें क्या डालोगे, सिलिकॉन डाल दो, जर्मेनियम डाल दो, कार्बन डाल दो, हो गया। तो दिस वाज अबाउट कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। मैं ये बोल रहा था आपसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोई बॉडी अगर आप कह रहे हैं कि ये कंडक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है कंडक्टर, और आपके पास आंसर है सर ये इसलिए है कंडक्टर क्योंकि इसका कंडक्टेंस ज्यादा है और रेसिस्टेंस कम है। फिर मैं पूछूं कि क्यों कंडक्टेंस ज्यादा है, तो फिर आपका आंसर है कि सर क्योंकि इसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि ये मटेरियल जो है वो नॉन कंडक्टर है, क्यों है नॉन कंडक्टर, तो आप कहेंगे सर इससे करंट पास नहीं कर रहा है इसलिए। हम बोलेंगे क्यों करंट नहीं पास कर रहा है, आप कहेंगे सर रेसिस्टेंस ज्यादा है और कंडक्टेंस कम है इसलिए। हम बोलेंगे क्यों है रेसिस्टेंस ज्यादा, आप बोलिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए। क्लियर। तो करंट पास क्यों करता है किसी बॉडी से, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। करंट क्यों पास नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लास्ट में आते हैं सुपर कंडक्टर, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। सुपर कंडक्टर्स 1911 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, क्या नाम था, H.K. ओन्स। उन्होंने बताया कि कुछ मटेरियल्स को बहुत ही लो टेम्परेचर पर, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, ऐसा किया जा सकता है कि रेसिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए। हाँ जी 1911 लिखा हुआ है। वर्ल्ड वॉर से 3 साल पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। H.K. ओन्स ने बताया कि एट वेरी लो टेम्परेचर रेसिस्टेंस बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। प्लीज रिमेंबर इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज इम्पॉसिबल। रेसिस्टेंस बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी है, जीरो नहीं किया सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो किया सकता है बहुत ही कम टेम्परेचर करके। और यही काम किया उन्होंने जब उन्होंने मरकरी को बना दिया सेमीकंडक्टर, या सेरामिक को बना दिया सेमीकंडक्टर एट -289 डिग्री सेल्सियस या -269 डिग्री सेल्सियस। और फिर आगे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले उन्होंने मरकरी को ही बनाया था, फिर सेरामिक आया और फिर और भी बाकी चीजें आई। तो मतलब ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत लो टेम्परेचर करके रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो कर दिया जाता है, उन मटेरियल्स को आप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये अभी हमारा अंडर रिसर्च है। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो साइंस का लेबोरेटरी है, वहाँ पे सुपर कंडक्टर का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट अलग होता है, जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो जिस टेम्परेचर पे आपको मटेरियल एज सुपर कंडक्टर मिल रहा है, ये प्रैक्टिकल टेम्परेचर नहीं है, इस पे इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम प्रैक्टिकल टेम्परेचर पर, जस्ट लाइक 20 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पे या 15 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे सुपर कंडक्टर बना लें। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस की वजह से हमारा बहुत करंट ईटअप हो जाता है। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेसिस्टेंस की वजह से आपका जो पावर हाउस से जितना करंट का सप्लाई होता है उतना आपके घर तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत सारा करंट हमारा बर्बाद हो जाता है। तो जिस दिन हम लोग ये सुपर कंडक्टर को डेवलप कर लेंगे तो फिर हमारे लिए रेसिस्टेंस का ईटिंग अप कम हो जाएगा और फिर हमारे लिए करंट का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। आज भी आपको पता होगा कि इंडिया के बहुत सारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सका है, अफ्रीकन कई कंट्रीज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सका है। तो अभी भी हमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, और उसके लिए सुपर कंडक्टर हमें हेल्प कर सकता है। सो सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल which whose resistance becomes almost zero at very low temperature. Example, mercury at -289 degree Celsius and ceramic at -269 degree Celsius.
क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है? क्या डाउट है बताइए? वो एक्चुअली ओम्स लॉ के बाद मैं बताता हूं, लेकिन आपका डाउट है तो मैं पहले कर दे रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए किसी सर्किट का रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मेथड टू फाइंड रेसिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब देखो आपके पास सर्किट है तो आप एमीटर लगा के रखेंगे सीरीज में, वोल्टमीटर लगा के रखेंगे पैरेलल में। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे उसका रेसिस्टेंस निकलेगा। तो रेसिस्टेंस एक वेरिएबल टर्म है, रेसिस्टेंस चेंज होता रहता है, इसलिए एग्जैक्ट रेसिस्टेंस निकालना क्वाइट इम्पॉसिबल है, काफी डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 अलग अलग रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आप जानते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। आप अगर ओम्स लॉ नहीं भी जानते तो भी मैंने अभी फॉर्मूला भी बताया था, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो अब आपको अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे कि R निकालेंगे, R1 निकालेंगे तो V1 बाई I1 कर जाएंगे, फिर आप R2 निकालेंगे तो V2 बाई I2 कर जाएंगे, फिर आप R3 निकालेंगे तो V3 बाई I3 कर जाएंगे, फिर आप R4 निकालेंगे तो V4 बाई I4 कर जाएंगे, फिर R5 निकालेंगे V5 बाई I5। क्या कर रहा हूं मैं अलग अलग रीडिंग्स ले रहा हूं, वोल्ट मीटर का और आमीटर का। सपोज किया जाए R1 आया है 2, R2 आ गया 3। अब कैसे आया 2? ऊपर सपोज किया जाए वोल्ट मीटर का रीडिंग 32 वोल्ट होगा और इधर ये 16 एम्पियर होगा तो 2 ओम आ गया। सपोज किया जाए ये दूसरी बार में 2.5 ओम आ गया, तीसरी बार में 3 ओम आ गया, चौथी बार में 3.5 आ गया और पांचवी बार में 4 ओम आ गया। तो अब किसको सही माना जाए? ये भी रीडिंग आप ही के सर्किट से मिला है, ये भी रीडिंग आप ही के सर्किट से मिला है, ये भी रीडिंग उसी सर्किट से मिला है, ये भी रीडिंग उसी सर्किट से मिला है, ये भी रीडिंग वैसा ही वहीं से मिला है। 5 अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे ना कि R निकालने के लिए पांचों का एवरेज कर जाएंगे। तो 2 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 3.5 प्लस 4 कितना आ रहा है? 2 3 5 9 10 और नीचे 5 कितना हो गया? ये जोड़ के बताइए। 12 15 15/5 और फाइनली आंसर आपका 3 ओम आएगा। ये पूरा समझा के लिखना है उस क्वेश्चन का आंसर में। To find the resistance of a circuit by the help of ammeter and voltmeter, we take different readings of voltmeter and ammeter and we take different value of resistance by dividing the reading of voltmeter upon the reading of ammeter, and after that we take the average value which is taken almost equal to the resistance। मतलब ये 2 ओम के नजदीक है, 3 ओम, 2.5 ओम के नजदीक है, 3 तो है ही है, 3.5 के नजदीक है, 4 के नजदीक है। तो 5 डिफरेंट रीडिंग लेके और आप एवरेज वैल्यू निकाल जाते हैं और वही होता है आपका रेसिस्टेंस। ये आमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग चेंज होते रहता है, रेसिस्टेंस एक वेरिएबल टर्म है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और कोई डाउट है? किसी और का कोई भी डाउट? हाँ जी, आप मेरे को क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपके तरफ से नेटवर्क का इशू है। ठीक है, संडे को आपका मैथ्स का टेस्ट है। टेस्ट की टाइमिंग आपकी 12 बजे रखी गई है क्योंकि 11 बजे सो के उठते हैं आप। और यहाँ पे ये क्या है, हम लोग सिर्फ मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं, साइंस का टेस्ट अलग से लेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं ले रहे हैं। मैथ्स में अभी तक जितना कुछ आपको पढ़ाया गया है उसमें आपका MCQs होंगे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, अब यही 25 क्वेश्चन जो होगा +4 -1 आपका मार्किंग स्कीम होगा। मींस अगर आप करेक्ट करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेगा और अगर आप रॉन्ग करते हैं तो -1 होगा। अब आप कहेंगे सर बोर्ड में तो निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, NTSC स्टेज 1 में भी नहीं होता, आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि MCQs में होता यही है कि आप लोग तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। तो तुक्केबाजी से बचिए, करेक्ट लगे या कुछ पॉसिबिलिटी लगे तभी उसको टिक कीजिए, अदरवाइज वो गलत होगा। और जितने भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो निगेटिव मार्किंग होता ही है, अल्टीमेटली बाद में आपको देना है। तो इसलिए पहला ही टेस्ट से आपका निगेटिव मार्किंग भी है। आप सही करेंगे क्वेश्चन को तो +4 मिलेगा, गलत करेंगे तो -1 होगा। 99% पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट हम लोग अपने ऐप पर ही लेंगे। हो सकता है हम लोग जूम का भी हेल्प लें, तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि कहाँ पे हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। अब तक जितना कुछ पढ़ाया गया मैथ्स में उतना से आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। MCQ होगा, शायद 1 घंटे का टाइम दिया जाए। अभी मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि ये पेपर में मेरा ये पैटर्न होता है कि मैं सर को दे देता हूँ कि आप पेपर सर खुद सॉल्व कीजिए, सर को जितना टाइम लगेगा उससे 20 मिनट ज़्यादा बढ़ा के आप लोग को दे देंगे, तो वो टाइम होगा आपका। तो फाइनल वो आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए या कोई डाउट है तो। और साइंस उसके अगले वीक में होगा, मे बी नेक्स्ट संडे को साइंस का टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों साथ में होंगे। 25 क्वेश्चन ही होंगे, और 25 में आप मान लो 9 फिजिक्स हो गया, 8 बायोलॉजी या 9 बायोलॉजी और 7 केमिस्ट्री, ऐसा। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम हो गया है। वैसे और भी मन कर रहा था मेरे को आप लोग से बात करने का, लेकिन कर नहीं पाएंगे हम, 8 बजने को है। और आगे हम लोग नेक्स्ट डे जब भी हमारा क्लास होगा ओम्स लॉ से हम लोग शुरू करेंगे। अभी हमारा रिवीजन का यहीं तक पहुंचा है। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है, पढ़ते रहिए और मैथ्स ज़्यादा पढ़िए टेस्ट के लिए। आई होप कि आप सबका 100% मार्क्स आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।